बहुत शुक्रिया अली, मंजरनामे से गायब तो नहीं मैं हूँ, लेकिन कुछ हालात हैं, आप नाज़रीन भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब चौधरी परवेज लाई या पंजाब गवर्नमेंट जो है गिराने की जब बातें हो रही थी, तो उस वक्त क्या रोल प्ले किया था और फ्रंट लाइन पे आकर हम सारा खेले थे और अल्लाह ताला का शुक्र है कामयाबियां मिली। फिर वो चाहे 25 मई का वाकया हो, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, तो कौन सा ऐसा मामला या ना हो। तो अब जब ये दोबारा जो प्रोसेस शुरू किया गया तो उसमें मैं जो समझ रहा हूँ, जो नजर आ रहा है, बाकायदा इस गवर्नमेंट ने मिल के वोकला, सिविल सोसाइटी के मेंबर, जर्नलिस्ट, यानी ये सारा काम ऐसे नहीं है, इसके पीछे पूरा एक होमवर्क है और ये टारगेटेड, यानी मेरे ऊपर जो घर के ऊपर हमला किया 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल आपको याद होगा वो डेट थी कि 11 अप्रैल को एक एक्ट लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने के लिए 184(3) के हवाले से हम पिटीशन तैयार करते हैं और मैं 12 तारीख वाले दिन अपना लड़का भिजवाता हूँ, वो जाके पिटीशन फाइल करवाता है, मैं कोशिश करता हूँ फिक्स करवानी है। 13 तारीख को उसकी हियरिंग, तो रात तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब ये वाकया हमारे कैमरे की आंख ने देख लिया, मेरे घर के कैमरों ने सीसीटीवी फुटेज संभाल लिया। 4 लोग थे मोटरसाइकिलों पे, 2 पेट्रोल बम वो फेंके और वो कोशिश यही थी कि मेरी गाड़ियां जला दी जाए और मैं घर से निकल ना सकूं, खौफ और रात फैला दे, और साथ ही फिर फायरिंग भी की गई। और अभी आपने देखा कि खोसा साहब के घर तो किसी की शक्ल भी नहीं आई, वो कोई लंबा छपा पैदा कर लिया उन्होंने। भाई मेरे में तो सीसीटीवी फुटेज के साथ तस्वीरें सामने मौजूद, गोलियां चलाने वाले, और कमाल है वही काम किया इमरान खान साहब का जो था ना कि पर्चा दर्ज कराना है, खुद मुद्दई मैं था, तो मेरी जगह इन्होंने फिर ऐसा कोई सब इंस्पेक्टर के जरिए पर्चा दर्ज कराया, लेकिन मैं बैठा नहीं आराम से, मैं सेशन कोर्ट गया, सेशन कोर्ट के बाद मैं हाई कोर्ट आ गया और हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। मैं उसके तकरीबन 24 या 25 अप्रैल को मैं मुल्क से निकला हूँ, बेटी की शादी थी, वलीमा था यूके में, मैनचेस्टर में, और वापसी मेरी थी 9 मई को। 9 मई को जब ये सानिया हो गया, वहां प्रोटेस्ट वगैरह दोस्तों अहबाब ने सारा जो प्रोटेस्ट किया, हमने पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, एवन फील्ड के सामने, और काफी लोग बड़े चार्ज थे, वहां हालात ऐसे थे कि टाइमली जो है मैं फ्लाइट ना ले सका, लेकिन मैं 16 तारीख को जब आया, 17 को मुझे यहाँ खान साहब ने बुलाया, खान साहब के साथ में बैठ के और यहाँ मुलाकात हुई, तो आपको याद है उस वक्त मैंने नारा लगाया था, वकीलों बड़ा खौफ व हरास फैलाया हुआ था, और बड़े नारा लगाया था, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। फिर इमरान रियाज के केसेस चल रहे थे, फिर और बताते चले 90 दिन के इलेक्शन शेख रशीद साहब की तरफ से चैलेंज किया, जो एमपीओ के तहत जो कारकुनान उठाए गए उनका डाटा लेने की कोशिश की, और सिर्फ यही नहीं है, खान साहब के जितने केसेस थे बुशरा बीबी के कॉन्टेक्स्ट में, वो सारे मामला को देखकर बहुत तेजी रही। मैं जो कि कोर्ट के अंदर भी सख्त रवैया रखता हूँ, कोर्ट के बाहर भी सख्त रवैया रखता हूँ, और वो शायद नोट हो रहा था हर जगह, जिस तरह भी है, यानी कि जरूरत नहीं थी कि मेरे घर की तरफ या मेरे दफ्तर की तरफ कोई देख ले, लेकिन जो इस तरह की धमकियां और वो सारा प्रोसेस किया गया, मैं उसमें कोई डरने वाला ना, ऐसी कोई बात है। असल तो बात ये है कि इसी तरह मैं वकील हूँ, फराह बीबी का भी, फराह शहजादी साहिबा का भी, जिसपे आज कोई तकरीबन आप समझ लें 1.5 साल हो गया है, कभी एंटी करप्शन, कभी नैब, कभी FIA, 1 रुपए के भी करप्शन ना साबित किए, और ये मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, उनके मुलाजिमीन उठा लिए गए। एक मुलाजिम तो ऐसा है जो 80 दिनों से अगवा किया हुआ है, जैसे इमरान रियाज है इस तरह वो अगवा किया गया, पर्चा दर्ज हो गया है, कुछ नहीं हुआ, जो गुजरांवाला से उठाया गया, फिर गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को, यानी इस हद तक विक्टिमाइजेशन मैंने नहीं देखी है, वो सारा फेस किया। और उसके कॉन्टेक्स्ट में बाकी चीजों के हवाले से दुबई में मुझे आना हुआ, और दुबई में फिर मैं आगे बात में क्या बताऊं, मेरे घर में बच्चों के लिए जिंदगी अजीरन कर दी, मेरा जो बेटा है वो घर से बाहर निकल नहीं सकता है, और मैं यानी जिस किसी ने भी पैगाम देना था वो पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान मत आना। पाकिस्तान तो मैंने आके रहना, मैं बता दूं आपको, मेरा तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह 190 मिलियन वाली भी डिटेलें मैं बताऊंगा आपसे, कुछ डाटा वो भी सारा रख लिया, कोई केस नहीं है इस वक्त पर। उसी पर मैं आने लगूं, लेकिन मैं उससे पहले ये कहूंगा कि अगर आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहते हैं तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस मजम्मत करके हो सकता है फिर आपका पीछा छोड़ दें। अच्छा, एनीवेज, अब ये देखिए अली, ये जरूरी है जवाब देना, नहीं इधर आना ये जरूरी है भाई। मेरी एक बात सुन, फिर तो हमने माँ का दूध नहीं पिया ना यार, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी है, और ख्याल था यार चुप हो जाऊंगा,
जहां रैली कल आप लोगों ने देखी है, रैली के साथ मैनचेस्टर पूरे यूके के अंदर, फिर ख्वाजा आसिफ ने जो बकवास की लफ्ज इस्तेमाल किए उनके अगेंस्ट डेफेमेशन पर, इस तरह जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के वो लिस्टें बना के वो फ्लोट की है, वहां मैं डेफेमेशन में तो नहीं बैठा, और खड़े हैं आज भी खड़े हैं, याद रखिएगा, ये कोई भूल है, फिर माँ का दूध नहीं पिया अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देनी हम। चलो अल्लाह ताला इसको आसानियां पैदा करे इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं हमेशा हर एक से जिसे भी पूछते हैं, हर कोई इस तरह की मुश्किलात से गुजरा, ऐसी फस्तायत जो है वो कभी इस मुल्क में हमने देखी नहीं है। मैं सवाल अब करूं अगर आपसे, ये इमरान खान साहब पर अभी हालिया 44 मुकदमे जो एक दिन में हो गए, ठीक है, आईजी पंजाब के कहने पे कि जहां जहां पर पूरी पंजाब के जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इमरान खान को नामजद कर दिया गया। अब 200 से जायद केसेस हैं, तकरीबन हर रोज जो है वो कोर्ट में जाना होता है, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो इस्लामाबाद में हो, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो, ये केसेस कैसे खत्म होंगे? ये 200 के 200 केसेस, ये हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए, ये मतलब इसका क्या लीगली कैसे हल निकलेगा इसका, इन 200 केसेस का? अच्छा देखिए अली, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तानी तारीख या दुनिया की तारीख में इससे बड़ी मैंने नहीं देखी। मैं कैसे, यानी मौलाना अब्दुस्तार नियाजी, ये बात कर रहा हूँ भुट्टो साहब के दौर में, ज़हूर लाई, इनके खिलाफ भी इस तरह मुकदमे दर्ज हुए तो हमारी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने वो सारे मुकदमे इकट्ठे किए और वो खारिज कर दिए। लेकिन अब हालात इस वक्त ये है कि वो सिर्फ एक जगह नहीं कर रहे, एक महकमा इस्तेमाल नहीं कर रहे। इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, और पाकिस्तानी तारीख में याद रखिएगा बड़ा घिनौना किरदार रहा है इलेक्शन कमीशन का, कि जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया है वो, मैं तो प्रोविडेंट फंडिंग के अंदर भी था, वो भी केस कोई नहीं बनता था, तोशा खाना का केस कोई नहीं बनता था, वो तो सीधा बाद में बताऊंगा। तो जब इलेक्शन कमीशन कुछ ना कर सका तो फिर यहाँ पुलिस आ गई, फिर पुलिस ही नहीं आई, फिर एफआईए आ गई, फिर एफआईए नहीं नैब आ गई, और ये इतने केसेस हैं। और कमाल की बात है, क्या जुर्म क्या है? अगर कुछ बोला है तो जनाब बगावत हो गई यार। अच्छा, बगावत की जमानत ले लेके हैं, अगर बगावत की जमानत ले लेके हैं तो दहशतगर्दी के पर्चे। अब खुदारा यार, दहशतगर्दी ये होती है, दहशतगर्दी देखे मेरे घर पे दहशतगर्दी हुई थी, उसमें 780 नहीं लगा है। इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वहां पर वो दहशतगर्दी हुई थी आपने, और अशरफ शरीफ के साथ जो केनिया में हुआ वो थी दहशतगर्दी, वो तो दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज नहीं हुए। और ये जितने पर्चे हैं, ये आज भी ये काम कर लिया जाए, मैं बड़ा आसान हल बताता हूँ, आज भी एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठ जाए, आपके सामने आ जाएगा, एक एक चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, 13 की 14 सियासी जमातों के और कारिंदों के एक एक की शक्लें सामने आ जाएंगी। और इनका जो हाल है ना, देखें अब क्या हुआ है, हाईकोर्ट में हमने फाइल किया, लार्जर बेंच बना, और निगरान हुकूमत है। बड़ी मजेदार बात बताऊं, निगरान हुकूमत का काम तो सिर्फ इलेक्शन कराना है ना, पर्चे कराना तो नहीं है, और बैठ के सियासत करना तो नहीं है। आप इमेजिन कर ले कि बराबर की कसूरवार सामने रही है, और पूरी तारीख में 90 दिन के बाद ये हुकूमत नहीं सी चल सकती, पिटीशन दायर की हुई है, उसमें भी अभी तक कोई जवाब नहीं है। और हर को पता है कि मोहसिन नकवी को जिस तरह सिलेक्शन हुई, और बाकायदा नाम बताते हर एक को, और वो ही वजीर आला आके बैठ गए, वो टीम सारी पीडीएम की अपनी मुस्लिम लीग नून चला रही है, यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी से लेके आ जाए, बिहाइंड द पिक्चर जो लोग भी है। लेकिन ये 14 सियासी जमातें और ब्यूरोक्रेसी का जो गट्स जोड़ है ना इस मुल्क की तबाही में, इलेक्शन कमीशन के पास इन लोगों का हाथ। इलेक्शन कमीशन पर मैं सवाल करूंगा, लेकिन मैं एक केस पर बिलखसूस सवाल करना चाहता हूँ। उस पर आपने एक ट्वीट भी किया था, तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम का, एक मेरे ख्याल से सहाफी हैं वो, उनके प्रोग्राम का आपने कोई ट्वीट भी किया था। अल कादिर यूनिवर्सिटी, जो आपने नून लीग की बात की, तरह जमातों की बात की, इसमें बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी है, वो पैसा यहाँ से आया वहां चला गया। पहली बात तो ये पैसा वो है कहाँ पर, और दूसरा ये कि वो असल केस क्या है, और वो अदालत में कैसे स्टैंड करेगा वो केस। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात है। आप देखें, इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं यहाँ नैब का कानून बदल दिया इन्होंने। आप मेरे नाम पर असासे हैं, मेरी अपना इस्तात से ज्यादा तो बोनस मेरे ऊपर था। जो रिमांड था वो 90 दिन की बजाय ये 14 दिन पे ले आए। फिर इन्होंने बाकायदा वारंट ऑफ गिरफ्तारी का प्रोसीजर बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। अब इमरान खान तो काबू नहीं आ रहा था, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली और साबित कर दिया कि इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट में केस ले गया वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये इमरान खान के खिलाफ केस बनता नहीं है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी आम सादा सी जुबान में समझा दूं। एक तो तोशा खाना के 2 चीजें। अच्छा, तोशा खाना बाद में आगे। अल कादर में है क्या? अल कादर एक ट्रस्ट बना, जमीन ली गई, जमीन लेकर उस पर यूनिवर्सिटी शुरू की गई। अब जमीन भी लेना, यूनिवर्सिटी भी शुरू करना, हर एक अकाउंट अपनी जगह पर मौजूद है। 1 रुपया भी इमरान खान की जात पे नहीं है। और मैंने बड़ी बारीकी से
اس کی انویسٹیگیشن کی ہے, میں نے خود کی ہے اس کی انویسٹیگیشن, 1 روپیہ نہیں ہے. اچھا دوسری طرف وہ بات کرتے ہیں اب مثال کے طور پر جناب وہ 190 ملین کا. اچھا 190 ملین کی بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ملک ریاض, پہلی تو بات ہے اگر دیکھا جائے کیا وہ کوئی سرکاری افسر رہے ہیں؟ یہ پرائیویٹ آدمی ہے, پرائیویٹ آدمی نے اگر کوئی ٹیکس چوری کیا بھی ہے, اگر کوئی ٹیکس چوری کیا ہے تو سزا ٹیکس چوری کی ہوگی نا, وہ پیسہ یہاں سے باہر بھیجا, باہر سے وہ پیسہ ملک ریاض کا ہی پیسہ ہے اور حکومت پاکستان کو آ گیا, سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا. عمران خان صاحب کو تو 1 روپیہ بھی, یعنی اگر 1 پیسہ حکومت پاکستان کو کیوں نہیں آیا, یہی تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو نہیں, سپریم کورٹ گیا. نہ یہ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں ملک ریاض صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن ایک یاد رکھیے گا پیسہ جو یہ آ رہا ہے یہ 460 ارب روپیہ, تو یہ پیسہ حکومت پاکستان کا ہے, ملک ریاض صاحب کا پیسہ نہیں ہے. پہلے تو یہ ذہن سے نکال دیں, وہ سپریم کورٹ میں آیا یا حکومت کے پاس جاتا تو پیسہ تو انہیں کا ہے, پیسہ تو حکومت پاکستان کا ہے, اور حکومت پاکستان کے پاس وہ واپس آیا ہے. اور اس میں یہ بیٹھ کر, اور ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں, میں سرکاری افسر ہوں, میں کیا کرتا ہوں, ایک ٹھیکہ دینے کے پیسے لیتا ہوں اور پیسہ باہر بھیج دیتا ہوں. یہ تو بلیک منی آ گیا, اس بلیک منی کو آپ نے, وہ تو میری اوقات نہیں تھی, وہ تو پیسے کی شکل اور ہے. میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہوں, میں زمین بیچنی ہے 10 روپے کی, میں بیچ دیتا ہوں 2 روپے کی, اور 8 روپے جو اوپر کا ہے وہ پیسہ میں ٹیکس بچانے کے لیے اس طرح باہر بھیج دیتا ہوں, وہ پیسہ سارا پکڑا گیا. میں ان کی وضاحتوں میں نہیں جانا چاہتا, بات بڑی سمپل سی ہے کہ اس ساری ٹرانزیکشن کے اندر پیسہ وہاں پڑا ہے, وہاں سے لے لے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھ رہا, بھائی پراپر لیگل کورس اپنائے اور آگر جو جا کے یہ پوچھے نیشنل کرائم ایجنسی سے, NCA سے پوچھے. NCA نے وہ پیسہ اگر یہاں سپریم کورٹ میں دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ وہ بھی حکومت کا پیسہ ہے. وہ ہم سمجھی بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے جیب میں پیسہ لے کے نہیں جانا ہے, اور اگر کوئی ہوتی بھی ایسی بات تو NCA کیوں کرتی ہے؟ اب NCA نے اگر یہ کیا ہے, NCA کو آپ ایک ایسی معتبر ایجنسی کی بات کریں. اور دوسری بات ہے یہ چلے فرض کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی انلیگیلٹی ہے, کوئی غیر قانونی کام ہو گیا, تو بھائی وہ پیسہ اٹھا کے آپ لے لیں, آپ کو روکا ہے کسی نے؟ یہاں تو ہو کے عمران خان صاحب گھر لے گئے ہو, یہی میرا سوال ہے. سپریم کورٹ کے پاس جو وہ پیسہ ہے, وہ پیسہ کون نکال سکتا ہے؟ وہ کیا سپریم کورٹ نکلوا کے حکومت کو دے گی, یا حکومت کے پاس اختیار ہے کہ سپریم کورٹ سے وہ پیسہ لے لے؟ بھئی اگر وہ لینا چاہتی ہے ایک درخواست لے کے سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ میں جا کے اپنا کیس پلیڈ کرے, اپنا سنیے کہ اصل کیا ہے. یہ ہماری سپریم کورٹ کا احسان ہے اس ملک کے اوپر. یعنی اگر دیکھا جائے تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے تو یہ زمین ساری 5 ارب یا 10 ارب یا 15 ارب کے حوالے سے دے دی تھی. تو 460 ارب روپیہ جو رقم یہاں پر اب ہونی ہے, تو 460 ارب روپیہ حکومت کا پیسہ ہے. اب سپریم کورٹ چونکہ وہ اپنا سندھ حکومت نے کہا کہ وہ پیسے ہمیں دے دی جائے, اب وفاقی حکومت کہتی ہے وہ پیسے ہمیں دے دیے جائیں. وہ پیسہ جو سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے وہ حکومت پاکستان کا ہے یا فرض کرے حکومت سندھ کا بھی ہو, تو یہ بیٹھ کے سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ پیسہ کس کو دینا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں, مطالبہ بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ کسی گورنمنٹ کو مت دیا جائے پیسہ, یہ پیسہ کراچی میں ڈیولپمنٹ میں لگا دیں. آپ یہ پیسہ وہاں سے آئے, ایک تھرڈ پارٹی بیٹھے, وہ ڈیولپمنٹ میں لگا دے, پیسہ وہ سیو ہے, سکیور ہے. جیسے ڈیم فنڈ کا پیسہ جو ہے سپریم کورٹ کے پاس سے سیو پڑا ہوا ہے, اس میں پروفٹ آ رہا ہے, اس رقم کے اوپر بھی پروفٹ بن رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ جو پڑی ہوئی ہے نا سپریم کورٹ کے سامنے, اس میں بھی پروفٹ بن رہا ہے, اور وہ پیسہ بھی سارا سیف ہینڈ, بالکل سیف ہینڈ کے اندر ہے, محفوظ ہے.